हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एकेडमी। तो जैसे कि आपको पता है हम वर्क, एनर्जी एंड पावर डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा डिस्कशन करने का तरीका आपको पता है। हम क्वेश्चन लेके आते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन को कंपाइल करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट को देखते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब 9th एंड 10th में पढ़ चुके हो। तो दोबारा आपको बस रिवीजन की जरूरत है ना, जो कि हम क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवाइज करा रहे हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर नहीं हुआ तो फिर वीडियो सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो। ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ए बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड penetrates 10 सेंटीमीटर into a mud wall. What is the average force exerted by the wall on the bullet? चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए क्या है, बुलेट का जो इनिशियल स्पीड है दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड एंड देयर इज ए मड वॉल, मड वॉल, है ना। और इसका जो थिकनेस है 10 सेंटीमीटर है। इसका थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। देयर इज ए मड वॉल जिसका थिकनेस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम, यहाँ पे बुलेट है जिसका मास है 30 ग्राम, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। ओके। ठीक है। 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब पूरा पेनिट्रेट कर जा रहा है ना। व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बुलेट? ठीक। अच्छा, 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर रहा है। आफ्टर फिनिशिंग द पेनिट्रेशन, बुलेट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपको पता है? बुलेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पेनिट्रेशन के बाद वो अल्टीमेटली रेस्ट पे आएगा, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। एंड ड्यूरिंग दिस वेलोसिटी चेंज इट विल कवर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये आपको पता चल रहा है ना। 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करेगा, मतलब 10 सेंटीमीटर के बाद जब पेनिट्रेशन खत्म होता है तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। ठीक। और ड्यूरिंग द वेलोसिटी चेंज ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे देखो वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। इसका कारण क्या है? जब बुलेट पेनिट्रेट कर रहा होगा तो ये जो वॉल का जो मटेरियल है और बुलेट का जो सरफेस है, इनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ होगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा होगा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसा लग रहा होगा ये। ठीक। आप देखिए, जब बुलेट वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है तो वॉल का जो मटेरियल है और बुलेट का जो सरफेस है उनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा होगा। ठीक। और ये फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यही फ्रिक्शनल फोर्स इसके वेलोसिटी को ग्रेजुअली डिक्रीज करते 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 यहाँ पे पहुंचाएगा। ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ हो रहा है। तो उनके बीच में एंगल कितना हो रहा है? 180 डिग्री का। तो अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, दैट विल बी नेगेटिव, है ना। क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगा। लेकिन आपको पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बुलेट? अच्छा, वॉल जो है ये बुलेट के ऊपर कौन से फोर्स अप्लाई कर रहा है? ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें यही फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। ठीक। तो हम क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया। ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या कहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन
है ना। हम जितना वर्क डन करेंगे उतना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा होगा, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर वर्क डन कर रहा है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स जितना वर्क डन करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, दैट टेल्स वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको यही कहता है, ठीक है। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, माइनस initial kinetic energy half m u square, this is initial velocity. Work done can be written as force into displacement, cos थीटा भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाफ मास ऑफ द बुलेट इज 30 ग्राम, है ना। यहाँ पे हम एसआई यूनिट में अगर हम देखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 1000, 30 डिवाइडेड बाय 1000 कीज, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल, दैट विल बी 0.03 कीज, ठीक है। और यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुका है, 0 माइनस हाफ मास ऑफ द बुलेट 30 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 400, ओके 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर, ओके। इट इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ये तो नहीं पता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज 0.1 मीटर, है ना। 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखिए एक बार 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 बाय 100 कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर, ठीक है। अच्छा, cos थीटा, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी 180 and cos 180 degree will be -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, -1/2, 0 से 0 कैंसिल, इट विल बी 3/100 into 400 into 400, it is equal to f by 0.1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/10, cos 180 डिग्री इज -1, -1 -1 कैंसिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 0 0 0 कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हो गया ये 1200 इंटू 4, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं 2 से, ये हो जाएगा 6 6 4 जार 24 0 0 इज इक्वल टू f/10। यहाँ से f क्या हो जाएगा, f विल बी 24,000 न्यूटन। दिस इज द फोर्स exerted by the wall on the bullet। वॉल बुलेट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 24,000 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, तो आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा वर्क डन को एज इट इज लिखा एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो ये कॉस 180 डिग्री जो -1 आया, तो ये इसको नॉलिफाई कर दिया, -1 कैंसिल हो गए। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखता, तो यहाँ पे जो आपको फोर्स मिलता दैट विल बी विथ नेगेटिव साइन, जो आपको ये बताता फोर्स उस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, मतलब मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे ये एनर्जी जो है ये भी स्केलर इक्वेशन है, और ये जो वर्क डन है ये भी स्केलर इक्वेशन है। तो स्केलर को मैं स्केलर के साथ इक्वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन का जो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, है ना। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो मैंने स्केलर को स्केलर के साथ इक्वेट किया, तो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड मिला, कितना मिला, 24,000 न्यूटन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इफ ए मैन ऑफ मास 65 kg लिफ्ट्स ए trunk with a mass of 45 kg to the top of a building 10 meter high in 1 minute, how do you find the power? ठीक है। अच्छा, जो मैन का मास है 65 kg और वो जो मास कैरी कर रहा है, जो बॉक्स कैरी कर रहा है, उसका मास कितना है 45 kg। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा 65 प्लस 45। टोटल मास, अब देखिए टोटल मास क्या हो जाएगा। टोटल मास it will be 65 प्लस 45, ये हो जाएगा 110 kg। ठीक, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू देयर वेट, है ना। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम बना है ना, जो सिस्टम बना है ये 45 kg का है और इंसान का मास कितना है 65 kg। ठीक, तो जो सिस्टम बना, सिस्टम का मास कितना है 110 kg। तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना लगेगा ये m इंटू जी, दैट विल बी इक्वल टू मास कितना है 110, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, है ना। तो इतना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच विल बी इक्वल टू वेट, है ना। वेट के बराबर ये होने वाला है 110 जी। ठीक है, तो इसको 10 मीटर तक उठना है ना। हाई राइज बिल्डिंग है ना। तो हाई राइज बिल्डिंग के 10 मीटर चढ़ना है इसको, है ना, इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसको 10 मीटर करना है, तो इसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। एटलीस्ट कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको, एटलीस्ट इसको 110 जी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इतना फोर्स उसको एटलीस्ट अप्लाई करना पड़ेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, फिर जाके ये ऊपर चढ़ सकता है 10 मीटर तक। ठीक, तो यहाँ पे देखो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 110 जी और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन द एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री, तो cos 0 विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स है 110 जी, डिस्प्लेसमेंट है आपका 10 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 110 जी को हम 10 मान लेते हैं, है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10। तो ये आपका वर्क डन हो गया। अभी आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द पावर, है ना, व्हाट इज द पावर इन 1 मिनट, है ना। ये 10 मीटर 1 मिनट में क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो हाउ डू यू फाइंड द पावर। यहाँ पे पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है 110 इंटू 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका आ जाएगा 6 1 जार 6, तो ये कितना हो जाएगा 50 6 8 जार आएगा। तो ये कितना बचा 2, है ना। 2 से फिर 0, फिर 183 समथिंग, लेट मी चेक। 183,
अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, 183.33 है ना, 0.33। ये आपका आ गया पावर डेवलप्ड, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोट इज मूविंग थ्रू वाटर एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैं दिखा रहा हूँ आपको जो भी क्वेश्चन है। मूविंग थ्रू वाटर एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ये आपको क्लियर रहना है। इट्स इंजन हैव ए हॉर्स पावर ऑफ 75 वॉट। इसका जो हॉर्स पावर है वो कितना है? 75 वॉट। ठीक है, अच्छा। फाइंड द रेजिस्टेंस बीइंग ऑफर्ड बाय द वाटर टू द मोशन ऑफ द बोट, है ना। तो यहाँ पे देखो जो वाटर है ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा होगा, है ना, रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहा होगा। तो ये कितना लग रहा होगा? आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और बोट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा? तभी इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जितना फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है उतना ही बोट का इंजन इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तभी ये आगे बढ़ रहा होगा, है ना। जितना फोर्स जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको ओवरकम करने के लिए एग्जैक्टली उतना ही फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा, तभी जाके इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। फोर्स इतना लगा, वेलोसिटी आपको दे रखा है, क्या हम पावर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? पावर क्या है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी? दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे हमें ये फोर्स पता चल जाएगा, ये फोर्स कितना है? पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, है ना। पावर कितना है? 75 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 8 9 जार 72, है ना। फिर 3 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा? 9.3 अप्रोक्सीमेटली, 9.3 न्यूटन। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन। इंजन इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है 9.3 न्यूटन, है ना। तो इंजन जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है ना। तो दिस इज द रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, देखिए। इफ ए 50 वॉट लैम्प is lighted for 2 hours, then the amount of electrical energy converted into heat and light is। जब लाइट हम चलाते हैं, लैम्प जलाते हैं, तो आपको भी पता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है और लाइट एनर्जी बेसिकली प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप 2-4 घंटे तक लाइट जला के रखते हो तो गर्मी बढ़ जाती है ना, टेम्परेचर बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? जब लैंप चलता है, लाइट एनर्जी के साथ साथ थोड़ा बहुत हीट एनर्जी भी इमिशन होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम करता है उसका कुछ पार्ट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? लैम्प का जो पावर है दैट इज 50 वॉट। पावर आपको दे दिया गया है, कितना है? लैम्प का पावर 50 वॉट है। पावर ऑफ द लैम्प इज 50 वॉट। ठीक है, जो कि 2 घंटे तक चल रहा है, 2 घंटे तक चल रहा है। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट,
है ना। अच्छा, तो आपको एनर्जी आपको निकालना है और आपको दिया नहीं गया है कि एनर्जी, अच्छा ऑप्शन में दे दिया गया है कि जो एनर्जी आपको निकालना है वो जूल में निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये तो ऑलरेडी एसआई यूनिट में है ना, और आपको एनर्जी एसआई यूनिट में ही निकालना है, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। 2 इंटू, है ना, 1 आवर कितना होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है ना, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3600 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 7200 सेकेंड, है ना। पावर मिल गया, टाइम मिल गया, और आपको एनर्जी चाहिए, है ना। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और जितना वर्क डन कोई मशीन करता है, कोई इंसान करता है, उतना एनर्जी कंजप्शन होता है। सो रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड पावर, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन टाइम को भी क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, पावर इज गिवन, टाइम इज गिवन, है ना, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट। पावर कितना दे रखा है, पावर दे रखा है 50, और टाइम आपको दे रखा है 7200, है ना। तो ये हो जाएगा 72, आई थिंक 1 2 3, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 3.6, ऐसा दे रखा है, हाँ 3.6, 1 2 3 4 10⁵ जूल, 3.6 × 10⁵ जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये देखिए एक नया तरह का क्वेश्चन है। lungs perform 2.4 जूल ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग ईच एक्सपांशन, है ना। लंग्स एक्सपांड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और हर एक्सपांशन में कितना वर्क डन कर रहा है, 2.4 जूल। हाउ मेनी टाइम्स डू दे एक्सपांड पर मिनट इफ देयर पावर इज 2 वाट, है ना। अगर पावर 2 वाट होता है, अगर पावर 2 वाट होता है, तो आपको बताना है हर मिनट में ये कितना एक्सपांशन करेगा, ठीक है। लेट lungs expand n टाइम्स पर मिनट, हमें पता नहीं पर मिनट कितना एक्सपांड करेगा, तो हमने मान लिया कि पर मिनट n टाइम्स एक्सपांड करेगा, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। और ईच एक्सपांशन में वर्क डन कितना होता है, 2.4 जूल। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, अगर हर मिनट में n टाइम्स एक्सपांड हो रहा है और ईच एक्सपांशन में वर्क डन हो रहा है 2.4 जूल, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, n इंटू 2.4 जूल। और इतना वर्क डन कितने टाइम में हो रहा है, टाइम इसको लग रहा है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वर्क कितना है, n इंटू 2.4 जूल डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट की बात हो रही है ना, 60 सेकेंड। तो पावर ऑलरेडी दे रखा है 2, 2 इज इक्वल टू n इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आपका हो जाएगा n इंटू 2.4 120, है ना। तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2.4, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 24, है ना, 1200 डिवाइडेड बाय 24,
इट विल बी 1200 डिवाइडेड बाय 24, तो ये क्या हो जाएगा 50, 50 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे ये 50 टाइम्स एक्सपांड करेगा हर मिनट में, है ना। तो मुझे पता नहीं था हर मिनट में कितना एक्सपांड करेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम कर लिया लेट लंग्स एक्सपांड n टाइम्स पर मिनट में n टाइम्स एक्सपांड कर रहा है, ठीक। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, हर एक्सपांशन में अगर 2.4 जूल का वर्क डन हो रहा है तो टोटल वर्क डन हो जाएगा n इंटू 2.4 जूल, ठीक है। और ये टोटल वर्क डन कितने टाइम में हो रहा है, 1 मिनट में हो रहा है, 60 सेकंड में, ठीक। तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। तो वहां से मैंने n का वैल्यू निकाल लिया 50 टाइम्स, ठीक है। यहीं पे आज का क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।